क्योंकि इंडिया में पावरफुल नहीं हुआ कि वो पाकिस्तान को ऑस्ट्रेसाइज कर सके। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है, तो आप उसमें क्या पर्सपेक्टिव रखते हो? उत्तराखंड, अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल दैट, लद्दाख, चाइना पूरा एनएसी का। बट इसके अलावा कोई ऐसी बुक है जो आप लोगों को रिकमेंड करना चाहोगे? इस देश को चलाने के लिए हमें चीपर तेल ही चाहिए होगा जो कि डोनाल्ड ट्रम्प नहीं चल रहा है। So hi and welcome back to another podcast of Talk with Feel. My name is Shweta and today we have Vibhor. जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने कुछ बातें करी थी इंडिया के बारे में और उनके फेवरेट क्रिकेटर्स के बारे में, प्लस जो उन्होंने बुक लिखी थी कबीर मीट्स कबीर पे, तो हमने काफी कुछ डिस्कशन किया था। इस एपिसोड में हम थोड़ा सा डिफरेंट बात करेंगे। जैसे कल ही हमारा इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है तो हम उस बारे में भी बात करेंगे, प्लस जो अभी नेपाल में जो चीजें हुई हैं उसके बारे में कि विभोर के पर्सपेक्टिव से वो चीज़ें क्या हैं और कैसे उस चीज़ को हम पर्सपेक्टिव में हम रख सकते हैं। सो सबसे पहले विभोर, कैसा लग रहा है सेकेंड एपिसोड? थैंक यू श्वेता जी, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ फिर से आया हूँ अपने व्यूज प्रेजेंट करने के लिए। एंड आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो डिस्कशन है बहुत ही फ्रूटफुल और एक्साइटिंग होगा और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यस, ओके। सो सबसे पहले ही क्वेश्चन होगा कि जैसे अभी कल इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है तो आप उसमें क्या पर्सपेक्टिव रखते हो? कौन सा प्लेयर आपका अच्छा था, क्या चीजें थी? क्योंकि विराट तो नहीं था उसमें, राइट? एक्चुअली क्या होता है ना जी, जब इंडिया पाकिस्तान का गेम होता है ना तो हम लोग इमोशनल साइड बहुत देखते हैं कि कि इनसे हाथ नहीं मिलाना चाहिए, या तो क्योंकि इन जैसे इवेंट्स होते हैं इनसे जो पैसा होता है दे यूज फॉर टेरर एक्टिविटीज। तो कि एक बात एक हद तक सच है, क्योंकि आपको एक बार बता दूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को $1.2 बिलियन दिए थे। ओके। क्योंकि जो उनका जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भागलपुरा रावलपिंडी में जो डिस्ट्रक्शन हुआ उसको ठीक करने के लिए, एंड वो ऑन द फेस वो सोल्जर्स के होते हैं, पर वो अपने आतंक को, अपने जो टेररिस्ट है उनको फंड करते हैं। एंड जो उसमें से भी 1.2 बिलियन में से भी 14 करोड़ रुपए उन्होंने मसूद अजहर की फैमिली को दिए थे। ओके। आप हैरत होंगे, अगर मैं आपको 14 करोड़ दूं तो आप कितना महीना आप अपना घर चला लेंगे? आप थोड़ा एस्टिमेट बताइए। तो बहुत ही लंबे तक चल सकता है आराम से। तो मसूद अजहर इतना बड़ा चोर है कि उसने मई में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मई में उसे 14 करोड़ मिले थे, एंड अगस्त में फिर से वो क्राउड फंडिंग कर रहे हैं। क्राउड फंडिंग मतलब अपने जो उसका जो एस्टैब्लिशमेंट है उसे फिर से खड़ा करने के लिए क्राउड फंडिंग कर रहा है। मतलब वो 14 करोड़ 3 महीने में खर्च कर देंगे। तो एज अ इमोशनल पर्सन, इमोशनल इंडियन, हर इंडियन चाहेगा कि पाकिस्तान से हम मैच न करें क्योंकि हमारी सेंटिमेंट्स हैं। पर डिप्लोमेटिक लेवल, जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि इंडिया 2030 कॉमनवेल्थ के लिए बिड कर रहा है, 2030 ओलंपिक के लिए बिड कर रहा है। अभी जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप होगा चेन्नई में, उसमें काफ़ी टीम्स आएगी। तो अगर पाकिस्तान के साथ अगर हम नहीं खेले तो हम पर सैंक्शंस लग सकते हैं फ्रॉम ग्लोबल स्पोर्टिंग बॉडीज। सिर्फ वही रीज़न है क्योंकि इंडिया में पावरफुल नहीं हुआ कि वो पाकिस्तान को ऑस्ट्रेसाइज कर सके। आपको शायद पता होगा या नहीं होगा, 2008 में 26/11 हुआ था। मार्च 2009 में गद्दाफी स्टेडियम में श्रीलंका क्रिकेटर्स पर अटैक हुआ था, जब ये अजंता मेंडिस जयवर्धने को गोलियां लगी थी। एंड 2010 में स्पॉट फिक्सिंग हुई थी। 2010 में जब मैं ग्लास स्नाइक हुआ था तब हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया में एक हेडलाइन थी कि किसी बहुत बड़े आईसीसी ऑफिसर ने कहा था कि कप कैन बी होस्टेड विदाउट पाकिस्तान। पर आपने देखा कि जो आईसीसी इवेंट्स हुए उसमें पाकिस्तान आया। तो 15 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि हम पाकिस्तान को कंप्लीटली आइसोलेट नहीं कर पाए? कुछ हुआ होगा, आई डोंट नो। तो हमें पाकिस्तान को ऑस्ट्रेसाइज या आइसोलेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा फ्रॉम आईसीसी एंड क्रिकेट। जैसे हमने साउथ अफ्रीका को किया था फॉर 15 to 18 लॉन्ग ईयर्स, और उनकी 1992 में रीएडमिशन शुरू हुई थी क्योंकि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड होता एंड द रेजिम इज बिगर देन अपार्थाइड। तो एज ए इमोशनल पर्सन
आई वुड साइड विद माई कंट्रीमैन, बट डिप्लोमेटिक लेवल में हमें थोड़ा अलग चश्मे से देखना पड़ेगा। अब जैसे आप देखिए गलवान में इंडिया चीन की कितनी नोक-झोंक हुई, ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने पाकिस्तान को फंड किया कि इंडिया पे अटैक करो। पर आजकल जो एकदम बुली बने हैं उनको काउंटर करने के लिए चाइना इंडिया एससीओ में हाथ मिलाया है और रशिया भी उनके साथ है। तो ट्रम्प को काउंटर करने के लिए हम एक ट्रायंगुलर फ्रंट बनाए टू काउंटर ट्रम्प। तो कभी कभी ना डिप्लोमेसी के लिए डिप्लोमेटिक ग्राउंड्स पे ना ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं विच इज अबव द पे ग्रेड ऑफ इंडिविजुअल्स लाइक अस। ओके, तो जैसे अभी आपने हाईलाइट किया कि डोनाल्ड ट्रम्प जो आपने स्टेटमेंट भी बोला बोली वाला, एंड रिसेंटली अभी एक केस भी आया था कि ही चार्ज टैरिफ फ्रॉम अस लाइक बहुत हैवी अमाउंट्स में सारी चीज़ें उन्होंने चार्ज करी है। तो उस पे आपका क्या ओपिनियन है? उस पे मेरा ये ओपिनियन है ट्रम्प दोगलाबंदी कर रहे हैं। वो इंडिया से कह रहे हैं कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हो, हाँ। क्योंकि और यूक्रेन रशिया की वॉर को आप इंडायरेक्टली फंड कर रहे हो, जबकि वो खुद नेचुरल गैस खरीदते हैं। हमारा एक टेक ये है कि जो ऑयल है वो रशियन ऑयल बहुत चीप है, और हमारी जनता 140 करोड़ की जनता है, 1.4 बिलियन पीपल की जनता है। तो इस देश को चलाने के लिए हमें चीपर तेल ही चाहिए होगा, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प नहीं चाह रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प इज अ मेगलोमैनियक, उसकी ईगो मसाजिंग हमें बार बार करनी पड़ती है। यही चीज़ पुतिन सर क्या, यही चीज़ नेतन्याहू सर क्या, यही चीज़ आपका ज़ेलेंस्की सर क्या है, और ये चीज़ हम भी सर गए। बस थोड़ी मजबूरियां हैं, इसकी वजह से हम अमेरिका के कुछ हद तक सब्सिडेंट बने हैं। अभी जैसे आप देखिए कि F401 जो इंजन है जो तेजस एयरक्राफ्ट में आप डालेंगे 1 USD बिलियन डॉलर्स पे डील हुई है। ओके, तो जब तक डोनाल्ड ट्रम्प है 2-2.5 साल के लिए हमें अमेरिका की शर्तों पे चलना पड़ेगा। दैट्स अ मिसफॉर्च्यून फॉर अस। ओके, एंड आई होप कि कोई सीन बंदा इसके बाद आए जो अमेरिका की बागडोर को अच्छी तरह संभाले, बिकॉज अमेरिकन आप अगर देखें तो उनकी हिस्ट्री में कुछ नहीं है। वो वियतनाम वॉर हुआ, वियतनाम जैसी छोटी कंट्री से जूते खा के आ गए, एंड अफगानिस्तान में इतना वो 22 साल तक रहे, पर तालिबान रोंग ऑफ तक सॉल्व भी हुई है। ट्रम्प ये सोच रही थी अमेरिका अप्रेंटिस शो की तरह, क्योंकि ट्रम्प फेमस अप्रेंटिस शो की वजह से हुआ था। जैसे सलमान खान सर बिग बॉस में एक्टिंग करते वैसे ही ट्रम्प अप्रेंटिस में एक्टिंग करते, और रियलिटी में ट्रम्प वैसे एक्टिंग कर रहे। अच्छा, ट्रम्प इज द सलमान खान ऑफ अमेरिका। ओके, ठीक है। तो जैसा अभी हमने एक टॉपिक भी लिया था जेनजी के बारे में, या जो नेपाल का जो इंसिडेंट हुआ है, जिसमें हमने देखा कि जेनजी ने प्रोटेस्ट किया करप्शन के लिए फॉर द गुड कॉज, बट जो वे था वो अच्छा नहीं था कि पूरी चीज़ें जला दी, ये सब चीज़ें हुई। तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है? जेनजी का क्या मतलब होता है, आप जरा बता सकती है? जेनजी द एज ऑफ अबव 2000, जिनकी जो आफ्टर 2000 बॉर्न हुए हैं, जैसे हम तो वही समझ रहे हैं। जेनजी वो होते हैं जो सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि सामने नाली है या सामने गड्ढा है, उसमें चले जाते हैं। एक्चुअली आप समझी नहीं है, ये है रेजिम चेंज ऑपरेशन। आपको थोड़ा क्रोनोलॉजी में समझाता हूँ। म्यांमार 2021 में आर्मी ने ऑन सान सू की जो म्यांमार की प्रेसिडेंट थी और बहुत पॉपुलर लीडर थी, उसको थ्रो करके वहाँ पे डिक्टेटर रूल लगाया। 2022 में पाकिस्तान के वजीर आज़म थे इमरान खान साहब। मैं उन्हें इमरान खान साहब इसलिए कहता हूँ क्योंकि ही इज़ द गाय हु इज़ द रियल लायन ऑफ पाकिस्तान, नॉट बिकॉज 1982 वर्ल्ड कप जीत लिया, बिकॉज ही लीडरशिप उसको ही कहते हैं। आप डिफेंस या स्पोर्ट्स में ये कहते हैं कि एन ऑनरेबल एनिमी इज मच बेटर देन दोगला फ्रेंड होता है, उससे 1000 गुना ज़्यादा एक ऑनरेबल दुश्मन होता है। तो खान सर ऑनरेबल एनिमी ज़रूर है, पर उनमें एक तरह की एक मर्यादा है। तो इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने पाकिस्तान आर्मी ने सीपेक का एक प्रपोजल दिया। सीपेक इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सीपेक इज नथिंग बट 80% लोन्स। चाइना की एक अच्छी क्वालिटी है कि जो भी देश को वो पैसा देते रहेंगे, अगर वो देश उन्हें पे नहीं कर पाएगा तो वो ज़मीन एक्वायर कर लेते हैं। तो चाइना ने सीपेक के कुछ कागजात इमरान खान सर के पास रखे थे, एंड
इमरान खान सर ने बस यही कहा था कि ये क्या है, मुझे पूरा एक्सप्लेन करो। तो इसलिए चाइनीज थोड़ा भड़क गए कि पाकिस्तान में हमारी इशारों पर चलने वाला लीडर होना चाहिए, ये कहाँ से आ गया। तो अमेरिका ने इमरान खान सर से एक जगह पे मिलिट्री ड्रोन बम्बरेज की एक परमिशन मांगी थी। तो उन्होंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने एक अमेरिकन जर्नलिस्ट को टीवी पे वही सवाल पूछा था, विल यू गिव अमेरिका ड्रोन बेस सम लैंड फॉर ड्रोन बेस। तो उन्होंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। तो क्या हुआ, पाकिस्तान की आर्मी ने जितने भी पार्टीज है ना, आपके पीएमएल है, नवाज शरीफ की पार्टी या बिलावल भुट्टो, पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान है, इन सबको इकट्ठा किया। जो भी उन्होंने के छोटे मोटे सपोर्टर्स थे उनको धमकी आर्मी ने दी कि इमरान खान से सपोर्ट हटाओ और आप ही करता रहता बनो, पर चलाएंगे हम आपको। आपको ये समझना पड़ेगा, इंडिया इज अ कंट्री दैट हैज एन आर्मी, बट पाकिस्तान आर्मी रूल्स पाकिस्तान। वहाँ पे जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप में आते हैं वो आदमी के आशीर्वाद से आता है। तो 2022 में इमरान खान का तख्ता पलट हुआ एंड कुछ ही दिनों में उन पे बेफिजूल के चार्जेस लगाकर उन्हें अंदर किया गया। जैसे तोशाखाना केस हुआ, ये केस हुआ, वो केस हुआ, वैसे। और उनकी जो फोर्थ वाइफ है बुशरा बीवी, उन पर भी केस हुआ। श्रीलंका में अब श्रीलंका आई है 2023 में, 2023 या 2022 आई डोंट नो, वहाँ पर भी गोटाबाया राजपक्षा जो चाइना का पिट्ठू था, पर ही वॉज नेवर लॉयल टू द चाइनीज। उसने ना हम्बनटोटा पोर्ट जो श्रीलंका का सबसे बड़ा पोर्ट है 99 ईयर की लीज पे उसने दिया था। तो लीज पे उसने चाइना को दिया था। चाइना का आप असूल जानते हैं ना, अगर आप गरीब हैं तो इतना वो पैसा देगा ताकि आप उससे पे नहीं कर पाएगी। तो श्रीलंका में जब तख्ता पलट हुआ, गोटाबाया राजपक्षा पूरा भाग गया। एंड आप पे वो विजुअल्स देखे हुए कि कैसे श्रीलंकन्स अपने ही प्रेसिडेंट के घर के अंदर घेराव करके उसके अंदर घुस के पूरा एंजॉयमेंट कर रहे हैं, पूरा ये कर रहे हैं, विच वॉज रियली अ बैड सिचुएशन फॉर डेमोक्रेसी। मॉलडीव्स का आप देखिए, मोहम्मद मुइजू जो प्रेसिडेंट था, उसने चाइना से थोड़ी साठगांठ बनाई। चाइनीज ये चाहते थे कि इंडियन मिलिट्री के जो आर्म फोर्सेस है वो और इन्फ्लुएंसेस है वो मॉलडीव्स से चले जाए। ऐसा हुआ, पर जैसे लक्षद्वीप की पॉपुलैरिटी बढ़ी, आपने देखा होगा, मोहम्मद मुइजू ने चाइना के पाँव पकड़े, तो चाइना ने दिखाया ठेका। अब देखिए, अब उनके पास 40 फंड्स हैं, उनके पास लोग आ नहीं रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को उनके एक पर्सनल फंक्शन में उन्होंने इन्वाइट किया है। अब आते हैं नेपाल पे। नेपाल पे ना जो उनका पीएम है केपी शर्मा ओली, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ चाइना। उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो एक चाइनीज एम्बेसडर हैंडल करती है। उन्होंने 10 स्टेटमेंट इंडिया के अगेंस्ट दिए। उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट तो आपको पता होगा कि अयोध्या से नेपाल, श्री राम नेपाल के थे। तो ऐसे स्टेटमेंट्स हो देते हैं। ये 24 नवंबर 2022 की बात है। 26 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड ऑफ द नेपाल लैंड वाज ऑक्यूपाइड बाय द चाइनीज। चाइना ने 5 गाँव को अपने कब्जे में लिया और उनको गिरा कि आज से तुम चाइनीज हो, तुम नेपालीज नहीं। तो ये किस्सा हो गया। पूरा मैटर LAC का है जो 3600 स्क्वायर किलोमीटर का है। आपका नेपाल किस इंडियन स्टेट के साथ एसोसिएटेड है? यूपी के साथ नेपाल के बॉर्डर से। वो तो अब जाके उत्तराखंड हुई। तो उत्तराखंड, अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल दैट, लद्दाख, ये 3600 किलोमीटर से। तो चाइना पूरा LAC का कंट्रोल चाहता है इसको। तो इससे ना अमेरिका की हट गई। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलने के लिए ना 3 कंट्रीज अभी रेस में है, चाइना, अमेरिका, रशिया। क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वो फिर से एक सुपर पावर बने, क्योंकि वो ट्रम्प की सारी पागलपंती देख चुका है। और अमेरिका से आवाज़ें भी JD Vance भी बोल चुके हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इज फाइन, बट इफ अगर मुझे चांस मिले तो मैं प्रेसिडेंट बनना चाहूँगा। तो अमेरिका सब पे फिर से रूल करना चाहते हैं विथ दिस टैरिफ एंड ऑल। एंड राइना और रशिया के बीच में साठगांठ हुई है। चाइना का 100 ईयर प्लान है कि 1949 से उन्होंने प्लान किया था कि हमें वर्ल्ड ऑर्डर को चाइनीज ऑर्डर बनाना है कि हर बंदा हमारे इशारों पे ही चले। रशिया को ये बोला गया है चाइना के थ्रू कि
तुम पूरे यूरोप पे कब्जा करो बाय दैट टाइम। तो अमेरिका चाइनीज के रवैये से थोड़ा सकपक आ गया, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि ये अब तख्ता पलट होना चाहिए। यही तख्ता पलट द में होने का साथ थे। एर्दोगान ने बोला था कि जितने भी मेरे अगेंस्ट में लोग हैं उनका सोशल मीडिया सब ब्लॉक कर दो एंड उनको जेल में डाल दो। तो एर्दोगान तो जब वहाँ सोशल मीडिया से ब्लॉक हुए, लोग सड़कों पे आने लगे, तो जब उन्हें लगा कि मामला हाथ से निकल गया तो उन्हें अनब्लॉक कर दिया। इंडिया में भी ये तख्ता पलट होने की कोशिश की थी। ये शाहीन बाग क्या था? हाँ, शाहीन बाग वाला। शाहीन बाग और फार्मर्स फुटेज क्या था? हाँ। मासूम फार्मर्स को मिडिलमैन जो बिचौली है उन्होंने बरगला कर पूरा एक साल तक फार्मर्स फुटेज हुआ। हाँ। आपने देखा था। तो ये इसमें ना, और इसके पीछे आपने किसका नाम सुना था? ग्रेटा थनबर्ग का सुना था, रिहाना का नाम सुना था। तो ये चाइना और अमेरिका की एक लड़ाई है कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में हमारा वर्चस्व होना चाहिए। इंडिया से डायरेक्टली कोई पंगा नहीं ले सकता, तो इंडिया के सारे नेबर्स को डिस्टर्ब किया जाए। और कुछ हद तक वो कामयाब भी हो गए। हाँ, जो भी रिसेंट केस हुआ है, जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ है, जो वहाँ की जो मिनिस्टर्स फाइनेंस मिनिस्टर को तो सड़कों पे दौड़ा के मारा है। तो बेसिकली ये है। आप ये मत सोचिए कि जेनजी मतलब एक्चुअली जेनजी सड़कों पे निकले तो इनको पैसे कराए। इवन बांग्लादेश में क्या हुआ कि एक है लाल मुनीर हाट बेस है। चाइनीज चाहते थे कि लाल मुनीर हाट बेस में वो अपना एक एयरपोर्ट बेस बनाए ताकि इंडिया पर अटैक कर सके। ओके। तो शेख हसीना और अमेरिका चाहता था कि सेंट मार्टिन्स आइलैंड एक बेस है, अमेरिका वहाँ पे एक बेस बनाए चाइना को काउंटर करने के लिए। तो जब अमेरिका ने शेख हसीना को बोला कि मैडम ऐसी बात है कि आप प्राइवेट से बनिए पर हमें सेंट मार्टिन्स आइलैंड दीजिए, हम अपना बेस बनाना चाहते हैं। उस शेख हसीना ने वही बोला जो इमरान खान ने बोला, एब्सोल्युटली नॉट। तो शेख हसीना का तख्ता पलट 5 अगस्त हो गया एंड अमेरिकन डीप स्टेट विच इज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री इंटेलिजेंस, उन्होंने अपना पिट्ठू भेजा जो था मोहम्मद यूनिस। आप देखिए, जब से मोहम्मद यूनिस आए, माइनॉरिटीज जो हिंदूज है वो माइनॉरिटीज पर अत्याचार बहुत हुए। हर दिन वहाँ प्रोटेस्ट हुए, वहाँ कोई प्रोडक्टिविटी का काम नहीं हो रहा है। वहाँ पे 230% अत्याचार बढ़ गया। और जर्नलिस्ट एट रिसेंटली जो 5 अगस्त हुआ था ना, 5 अगस्त 2025, गेस कर सकती है कि मोहम्मद यूनिस ने पूरी बांग्लादेश की जनता को क्या दिया? थोड़ा बताइए। नहीं पता। 1 GB डेटा। अच्छा, नेट पूरी बांग्लादेश को 1 GB डेटा दिया फॉर शेख हसीना फ्रॉम बांग्लादेश। तो मोहम्मद यूनिस की औकात यही है। वकास सवाल बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो मोहम्मद यूनिस से पूरा हॉगर हेड्स पे है। एंड उन्होंने कहा है कि मेरे बंदों को बैरक्स में जाके सब बनाए, मैं कब तक करता रहूँगा। मोहम्मद यूनिस ने पूरा डिनाई करके जब उस पर प्रेशर पड़ गया कि तुम्हें हम 5 मिनट भी देंगे यहाँ से एस्केप होने का, उसने फाइल कहा कि मैं 2026 में इलेक्शन कराऊंगा अगले साल। ओके। क्योंकि मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश के लोगों के आशीर्वाद से लीडर नहीं बने। मोहम्मद यूनिस इज अ लीडर फ्रॉम मेड। मोहम्मद यूनिस के लीडर बनने के पीछे अमेरिका का हाथ है। यही गेम। तो अल्टीमेटली वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई, वर्ल्ड ऑर्डर में वो तो किसका रहेगा? और अभी आपने एक बात भी बोली कि इंडिया को डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे, तो इसलिए जो उसकी सराउंडिंग्स में लोग हैं, नेबर्स हैं, उन लोगों को डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो जैसे रिसेंटली अभी आपने मुझे फोटोज वगैरह शेयर की थी, आपने अपनी बुक का प्रमोशन किया था, आपने कहीं गए भी थे, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस था एंड आई फेल्ट लाइक आई वाज इन क्लाउड 9 एंड हालांकि लोग अभी नहीं आ रहे बिकॉज अभी बच्चों के एग्जाम्स रहे अभी। आई कैन फील इट बट मैं भी लोग आए अपने, मतलब
लोग तो वहाँ नहीं थे, पर जितने भी अगर लोग आए, अगर मेरे को और भी मौका मिले लोगों से इंटरेक्ट करने का, तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। ओके, और अभी कुछ ऐसा प्लान है, कोई बुक आप लिख रहे हो? हाँ, मैं अभी एक लव स्टोरी लिख रहा हूँ, जो हमारे पिछले पॉडकास्ट में बोला था। आई हैव कंप्लीटेड 6 चैप्टर्स ऑफ इट। अभी तो अक्टूबर 20 तक मैं प्लान कर रहा हूँ कि उसे अच्छी तरह से लिखूँ, फिर पब्लिशर्स को दूँ। लेट्स होप कि हो जाए। ओके, टाइटल कुछ सोचा है आपने? अभी उसका टाइटल मैंने रखा है कि आई शैल कीप योर प्रॉमिस अलाइव। तो ऐसा ही हमने रखा है। अच्छा, अभी देखते हैं कि और क्या अच्छा टाइटल हो सकता है। ओके, सो ये आपने जो लव लाइफ पे बुक लिखी है, तो इट्स योर लव लाइफ और यू हैव जस्ट इमेजिन? आई हैव इमेजिन्ड एक्चुअली। ये स्टोरी थोड़ा मैं ललन टॉप में ना सौरभ द्विवेदी का देखा था आमिर खान के साथ। अच्छा। तो आमिर खान ने अपनी एक स्टोरी बताई विथ हिज फर्स्ट वाइफ रीना, तो उसी से इंस्पायर्ड स्टोरी एक है। ओके, तो आपने उसी से इंस्पायर्ड होके? उसी से इंस्पायर्ड होकर लिखा है। एंड थोड़ा जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि ऋषि कपूर साहब की एक बहुत ही फेमस मूवी थी ये वादा रहा, तो उससे ही इंस्पायर्ड है, पर कहानी वो नहीं है जो मूवी में दिखाई गई थी। कहानी बहुत अलग है। ओके, तो कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसी बात जो आप लोगों को बताना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू? मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू ये बताना चाहूँगा ये कि ये जो जेनजी प्रोटेस्ट आप जेनजी प्रोटेस्ट ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक खेल है, ये सिर्फ डिप्लोमेसी का खेल है कि चाइना इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए एक पूरा खेल कर रहा है, कि षड्यंत्र रच रहा है कि हम के वर्ल्ड ऑर्डर पे हम कैसे राज करें। अमेरिका भी इंडियन से खुश नहीं है। अमेरिका वांट्स टू ब्रेक इंडियन इकोनॉमी। और जो लोग यहाँ कहते हैं ना अमेरिकन हमारे दोस्त हैं, उनके वेस्टर्न इंटरेस्ट है। तो हम जितना भी स्वदेशी करेंगे ना, हम जितना भी मतलब मेड इन इंडिया Concept, हाँ। प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देंगे, इंडियन राइटर्स को बढ़ावा देंगे, उतना ही इंडिया की ग्रोथ होगी। अच्छा, कोई ऐसी बुक जो आपकी तो बुक है, आई नो योर फेवरेट, वो आपकी फेवरेट होगी, राइट? बट इसके अलावा कोई ऐसी बुक है जो आप लोगों को रिकमेंड करना चाहोगे, सो दैट दे कैन ऑल्सो बी लाइक बुक रीडिंग? मतलब लोगों को बहुत कम पसंद है आज के टाइम में बुक रीड करना। ये हमारे देश का अलविया है कि लोगों को बुक रीडिंग से नफरत होने लगी है। लोग हमेशा स्क्रीन टाइम देने लगे, व्हिच इज रियली हार्मफुल। हम लोग भी स्क्रीन टाइम देते हैं, लैपटॉप और मोबाइल देते हैं। यस। ऋचा अनिरुद्ध जी, आपने खुद आप जानती होगी कि कितनी बड़ी पॉडकास्ट है और कितनी बड़ी मीडिया पर्सन है। वो कह चुकी थी लैपटॉप और मोबाइल हम लोगों के लिए कैंसर है। तो मैं एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा, मनदीप मीट्स मनदीप। उसमें बहुत अच्छी कहानी है दो ऐसे बंदों की जिनका नाम सेम है, बट उनकी जिंदगी अलग है। उनकी शक्लें भी अलग है, उनकी जिंदगी भी अलग है। तो कैसे मनदीप सिंह जो एक पुलिस एस्पिरेंट होते हैं पंजाब में, रियल लाइफ स्टोरी है। ओके। तो कैसे 2009 में कैसे पुलिस एस्पिरेंट जो मतलब सबसे तगड़ा जवान जो पुलिस में जाना जाता है, हाउ ही इज डिटेक्टेड फ्रॉम CML क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, एंड कैसे स्टेप से थेरेपी से स्टेम सेल डोनेशन से कैसे वो ठीक होता है। ही इज treated by stem cell donation by another Mandeep, who is Mandeep Man, who is working in Bangalore as a software engineer. Okay. तो उनकी बहुत ही प्यारी स्टोरी है। एंड जो मनदीप मान की स्टोरी है वो आयुष्मान खुराना की स्टोरी से इंस्पायर्ड है। आयुष्मान खुराना की वाइफ जो ताहिरा कश्यप है, Yes. उनको भी कैंसर हुआ था। इवन अभी वापस से कुछ चीजें सिम्टम्स आई हैं उनके में। आई एम प्रे कि उनको खुदा शक्ति दे कि आगे वो जी सके। एंड मैं चाहूंगा कि मनदीप मीट्स मनदीप जो मेरी की बुक से सिमिलर भी है बुक जो कभी मेरी तो एस्वर और थ्रिलर है, इनकी रियल लाइफ स्टोरी बेस्ड से। हाँ। मेरी उस ऑथर का नाम डॉक्टर सुरोज शर्मा मैम है, एंड हम अच्छे दोस्त हैं। ओके। एंड वो जब भी ऐसी बुक्स लिखती है तो काफ़ी इंस्पिरेशन है। अभी वो एक और बुक लिखी है, तो मुझे भी पता नहीं कि वो कौन सा बुक लिखी है, पर उनका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है कि शी इज़ कनेक्टेड टू TKMS जो जर्मनी में है, स्टेम सेल डोनेशन पे काम करता है। शी इज इंटीग्रेटेड डिटॉक्स टीम्स जो बच्चों को स्ट्रीट आउट की टेक्निक्स बताते हैं,
कि आजकल जो फोर्ट और गैरेज में लगे रहते हैं उनको कैसे स्क्रीन टाइम कम होना चाहिए। तो कैसे वो हिदायत देती है। एंड अगर आप भी उनसे मिलेंगी तो आप भी काफ़ी इंस्पायर्ड होंगी। चलिए, तो आप हमें उनसे मिलवाते हैं। हाँ, मैं उनसे मिला दूंगा। पूरे उनको मिलने के लिए आपको लुधियाना चलना पड़ेगा, लुधियाना आना पड़ेगा। अच्छा, हाँ मैं जा सकती हूँ, मेरी मौसी रहती है। ओके, सो थैंक यू सो मच विभोर, आपने अपने पॉइंटर्स काफ़ी अच्छे बताए आज और इंटरेस्टिंग है, मज़ा भी आया। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जितने आपको याद है ना उनके नाम मुझे कभी याद नहीं होंगे। जितना लोगों के नाम आपको याद है, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, सबके बारे में हिस्ट्री, प्रेजेंट सब याद है आपको, तो दैट्स अ गुड थिंग। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर पॉडकास्ट। सो विल वेट फॉर एपिसोड 3। कुछ अब और इंटरेस्टिंग जो इनकी बुक आ रही है लव के ऊपर, उसके बारे में भी बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।